नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह आपसे रूबरू होने आ गया हूँ। आज हम लोगों की वर्णमाला जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में आज हम लोग लेकर के आए हैं वर्णमाला का 5वां भाग। और इसी 5वें भाग के साथ आज प्रैक्टिस सेट का ये वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट का सेशन आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस अगली कक्षा में अगला जो भी वीडियो आएगा वो वर्णमाला से प्रारंभ होकर के भाषा, व्याकरण, इन सब का डिस्ट्रक्टिव वीडियो आपके सामने देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग देरी न करते हुए अपने वर्णमाला भाग 5 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर, और शेष आपको ये अवगत ही हो गया होगा कि आप अगर इस चैनल से जुड़े रहे तो आपको लेवल अच्छी तरीके से देखने को मिला होगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है और अपने चैनल पर किस पैटर्न पर आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को नहीं करनी है, जो कुछ भी है वो आपके सामने दिख रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है। अब देवनागरी की विशेषता कौन सी नहीं है वो बात बताना चाह रहा है ये। तो इसमें जैसा पहला ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। तो बात सही है, क्योंकि जब हम क का उच्चारण करते हैं क का उच्चारण करते हैं तो क ही लिखते हैं। क का उच्चारण अगर हम करते हैं क ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अ ध्वनिया है, ई ध्वनिया है, तो उसके लिए क्या करोगे। अब किताब, जैसे एक बात आई किताब की, क्या आई, किताब की, तो यहां पर क्या है, ह्रस्व का प्रयोग किया गया है। तो उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो वही किया जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। जैसे कमल लिखा, हमने एक शब्द लिखा कमल, तो कमल लिखने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देते ना कि क म ल, ऐसे नहीं छोड़ देते ना, उसमें शिरोरेखा लगाते हैं। अब बात आती है शिरोरेखा है क्या। शिरोरेखा क्या है, किसी भी वर्ड के, शिरो मतलब सिर, सिर के ऊपर खींची गई जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, शिरोरेखा कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बात आ रही है कहां पर, बात आ रही है हमारी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है। ऐसा नहीं, ब्राह्मी और खरोष्टी समकालीन लिपियां हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी समकालीन लिपियां हैं, लेकिन देवनागरी नहीं। क्योंकि आप सीक्वेंस जब देखते हैं ना, सीक्वेंस हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि ये तो हिंदी की लिपि है ना, ये क्या है, ये हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। और ब्राह्मी जो है, ये जो आपकी ब्राह्मी है, ब्राह्मी तो संस्कृत की है ना, बात समझ में आ रही ना। ब्राह्मी तो संस्कृत की है और देवनागरी हिंदी की है, तो ये समकालीन कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जब सीक्वेंस की बात चलती है तो सीक्वेंस को हमने लोगों ने देखा है कि सीक्वेंस जो चलता है वो संस्कृत से प्रारंभ होता है। कहाँ से, संस्कृत से। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी आती है। यहीं बीच में आपको अवहट्ट भी मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए संस्कृत कहाँ है, हिंदी कहाँ है। हाँ, ये है कि वर्णों का प्रयोग होता है, ये कहा जा सकता है कि उसके वर्णों का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए 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 क्या होगा,
ये ऑप्शन आपका तो राइट आंसर क्या, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपने देखा होगा हिंदी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है ना, मराठी, ये सब भाषाएं कैसी हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। अब इसी में आपने देखा कि मराठी, संस्कृत, नेपाली, शेरपा, कोंकणी, सिंधी, ठीक है ना, और पंजाबी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो बांग्ला तो आई नहीं, ठीक है ना, मराठी आ गई है, ठीक है ना। तो मराठी आती है, लेकिन मूल रूप से अगर बात करेंगे तो मूल रूप से कौन सी भाषा लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, ठीक है ना। ये कुछ परिस्थिति बस, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो स्वर ध्वनि, स्वर कैसी होती है, स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं, ठीक है ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो अभी हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था, तो किस लिपि से होगा। अगर भारतीय भाषा की बात करें, भारतीय भाषा की बात करें तो भारतीय जो भाषाएं हैं, अगर भारतीय भाषा की बात करें तो लगभग लगभग सभी भारतीय भाषाएं किससे निकली हुई हैं, किससे निकली हुई है, संस्कृत से निकली हुई है। और संस्कृत की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना। अगर उसी भाषा से निकली हुई है तो उसका प्रयोग भी कैसी होगी, ठीक है ना, तो ब्राह्मी लिपि से होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी बात चली थी, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि संस्कृत, ठीक है ना। गुरुमुखी, गुरुमुखी क्या है, पंजाबी, ठीक है। तो देवनागरी हिंदी, बात समझ में आई। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो हिंदी दिवस के विषय में हम कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाए जाने का कारण क्या है, हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो अर्थात ये हिंदी का संवैधानिक डे है, ठीक है ना। अर्थात संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को, कब, 14 सितंबर 1949 को संविधान में, इसमें संविधान में, कौन से संविधान में, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पैरा वन में
हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। इसी दिन जब राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ हिंदी को, तो उसी दिन कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई क्या है? मतलब भाषा प्रारंभ कहाँ से होती? देखिए लेवल आपका बढ़ गया ना। अभी तक देख रहे थे हम लोग इधर उधर का क्वेश्चन था, अब देखिए एसआई और यूपीपीएससी के क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की मूल इकाई क्या? भाषा की मूल इकाई क्या? ठीक है ना। सबसे पहले चीज एक नाम सुना होगा, स्वनिम। एक नाम सुना होगा आपने, स्वनिम। स्वनिम ध्वनि, ठीक है ना, स्वनिम ध्वनि। तो इसीलिए तो मूल इकाई क्या हो जाएगी? स्वनिम। स्वनिम का मतलब क्या हो गया? ध्वनि। तो मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार की प्रमुख भाषाओं में, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। ठीक है ना। तो हिंदी का स्थान अगर बात करें तो अभी जो हमारा कंटेंट पे चल रहा है वो क्या है? वो हमारा तीसरा स्थान है। ठीक है ना। पहला स्थान, पहले और दूसरे की लड़ाई चल रही थी किसके बीच? मंदारिन। मंदारिन, मंदारिन भाषा कौन सी भाषा है? चीनी भाषा। ठीक है ना, चीनी मंदारिन। ये क्या है? ये पहले स्थान पर है। दूसरे पर हमारी क्या है कि जैसे रोमन की बात करते हैं, रोमन लिपि की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसे आप अंग्रेजी भाषा कहते हो। क्या कहते हो? अंग्रेजी भाषा। ठीक है ना। तीसरे स्थान पर क्या है? हिंदी की बात आती है। ठीक है ना। तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। धीरे धीरे आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहेगा तो ये हमारी हिंदी क्या है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे आपसे अगर बात की जाए तो भारत के अलावा नेपाल में, मॉरिशस में, और सबसे ज्यादा भारत के बाद सर्वाधिक हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मॉरिशस में बोली जाती है। नेपाल में, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ठीक है ना, इन सब देशों में भी क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अभी वर्तमान समय में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? दांत का प्रयोग होगा तो वो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। कंठ का प्रयोग होगा कंठ, मूर्धा का प्रयोग होगा गुंडा, नासिका का प्रयोग होगा नासिका। ठीक है ना। तो दांत का प्रयोग होगा तो दंत वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म कौन से होते हैं? आपने देखा होगा ऊष्म, क्या, का, सा और हा। अब यहां पर ऑप्शन क्या मिल रहा है हमको? चा, का, सा मिल रहा है। तो च, छ, जा क्या होते हैं? अलव्य होते हैं। ये कैसे होते हैं? अलव्य होते हैं। ठीक है ना। यारला क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। ठीक है ना। आभाषा, ये तो वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श, ख, स।
निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कौन से बताए गए थे आपको? संयुक्त व्यंजन कौन से है, या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है ना, ये 4 होते हैं। अब त्र है, श है और ज्ञ है। अभी आपने देखा था कि य, व, र और ल, ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं? ये अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, संयुक्त नहीं होते, ये अंतस्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ठीक है ना, अब देखिए अगर भेद की बात करें तो वर्ण भी होते हैं और संधि भी होती है। यहाँ 2 चीजें आ गई हैं। ठीक है ना, लेकिन प्राथमिक जो प्राथमिकता देंगे हम लोग, वो किसको देंगे? वर्ण को देंगे, क्योंकि जब वर्ण होगा शब्द बनेगा तभी संधि करेंगे हम और शब्दों का विच्छेद करेंगे। तो प्राथमिक रूप से हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्णों के भेद होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है ना, ऊष्म वर्ण है, अभी आपने पढ़ा था, श ख श। ठीक है ना, श ख श, ये क्या है? ये ऊष्म है। ठीक है ना, ये क्या है? अंतस्थ है। ये क्या है? अंतस्थ है। ये क्या है? तालव्य है। ये क्या है? मूर्धन्य है। बस समझ आ गई? तो हमसे पूछ क्वेश्चन क्या रहा है? ऊष्म वर्ण की बात कर रहा है, तो ऊष्म वर्ण कौन से होंगे? श ख श। ठीक है, चलिए य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अभी बात हुई थी। ये सब कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है ना, ये अंतस्थ व्यंजन है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों की अभी बात हुई थी कि वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, चलिए निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है ना, तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पता ही है आपको कि पहले दूसरे वर्ण जो होते हैं वे कैसे होते हैं? अघोष होते हैं, और तीसरे वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्या आया? क आया। क वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए राइट आंसर, क्योंकि ये तीसरा है, ये चौथा है। च छ ज, ये भी तीसरा है। ठीक है ना, ये सब कैसे होंगे? सघोष होंगे। ये सब कैसे होंगे? सघोष होंगे। ठीक है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो अभी देखा था इचु, यशनम, तालु। ठीक है ना, तो ट, ये क्या है? ये क्या है? ट तो मूर्धन्य है। ये क्या है? ये ओष्ठ है। ये क्या है? कंठ है। ठीक, अब श हमारा क्या है? ये तालव्य है। ये क्या है? तालव्य है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है ना, श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श का उच्चारण स्थान। ठीक है ना, अभी वही क्वेश्चन किया हम लोगों ने। श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र में भी है, उस दिन हमने बताया था वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में म
प्लस आ प्लस त, ठीक है ना, प्लस र। ठीक, अब मूर्धा म प्लस उ प्लस र प्लस ध। क्रम क र आ प्लस म। ठीक है, अब इसमें सब में आप देख रहे होंगे यहां भी र मिला, यहां भी र मिला और यहां भी र मिला, लेकिन उत्तर कह रहा है कि र नहीं है। ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं होने की अगर बात कर रहा है तो इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद कर लेंगे। म प्लस त प्लस री आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, री आ रहा है, प्लस भ प्लस उ प्लस म प्लस ई। ठीक है, अब यहां पर रा तो आया नहीं, कहीं पर रा आया नहीं, आया री आया, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मातृभूमि हो जाएगा। ठीक है, चलिए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो अभी बात हुई थी कि शब्द की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बात करें तो अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर तो ध्वनि दिया नहीं है। अब इसमें अगर देखेंगे तो स्वर से भी छोटा क्या होता है, व्यंजन होता है, लेकिन प्रारंभ में छोटा बड़ा करते हैं तो व्यंजन हो जाएगा। जैसे क है, क क्या होता है, पूर्ण नहीं होता, किसके बिना, स्वर के बिना। ठीक है ना, प्रारंभिक वर्ण हो सकता है ये, लेकिन क कैसा है, एक व्यंजन वर्ड है, व्यंजन वर्ड है। ठीक है ना, तो छोटा क होता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे शक्कर की बात करें अगर, शक्कर और अब शक्कर में आप देखेंगे श के साथ अ लगा है, अ लगा है, फिर क्या लगा, आधा का, फिर क के साथ देखिए अ लगा है, यहां पर नहीं लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो छोटा हो गया ना, इसलिए व्यंजन जो पूर्ण व्यंजन वर्ड होते हैं, ठीक है ना, वह। ठीक है, देवनागरी लिपि मूलतः है क्या। ठीक है ना, तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ठीक है ना, देखिए देवनागरी लिपि कैसी होती है, वो वर्णनात्मक नहीं होती, चित्रात्मक भी नहीं होती, प्रतीकात्मक भी नहीं होती है, वो क्या होती है, लिखी जाती है, तो वो कैसी होगी, अक्षरात्मक होती है, अक्षरात्मक। ठीक है ना, तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है, जिसे सिलेबिक भी कहते हैं। ठीक है ना, सिलेबिक। ठीक है, ये सिलेबिक मतलब क्या होता है, इसमें स्वर व्यंजन सभी दोनों तरह के अक्षर होते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखें बात आती है, जैसे इसको आपने कहा सिलेबिक, इसको आपने कहा क्या, सिलेबिक होती है। ठीक है ना, अब एक बात आती है फोनेटिक, फोनेटिक की बात आएगी, तो ये क्या है, फोनेटिक की बात आती है, तो फोनेटिक क्या होती है, फोनेटिक जो होती है वो कैसी होती है, वो ध्वन्यात्मक होती है। कैसी होती है, ध्वन्यात्मक। ठीक है, तो यहां पर ध्वन्यात्मक तो दिया नहीं गया है, क्योंकि अक्षर से छोटी होती है ध्वनि, ध्वनि अक्षर वर्ण सब शब्द। ठीक है ना, तो ध्वन्यात्मक और अक्षरात्मक दोनों सही होगा, सिलेबिक और फोनेटिक। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर दिया गया है क्या, अक्षरात्मक। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
अक्षरात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ओ भी आपका संयुक्त है, ओ भी है, ओ भी है, आई भी है और ए भी है। क्योंकि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी एक बार जान ले हम लोग। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? ए होते हैं, आई होते हैं, ओ होते हैं और औ होते हैं। ठीक है ना? तो ये चार होते हैं। अब इसमें से देखिए, ए ऑप्शन में है, आई भी है और ओ भी है, और कौन नहीं है? ऊ नहीं है। ठीक है ना? ऊ क्या है? दीर्घ स्वर है। ऊ क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है ना? इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो संयुक्त स्वर नहीं की बात कर रहा है, तो ये तीनों है और ऊ नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ठीक है ना? तो बात आती है ऋतु लसनाम दंता। क्या? ऋतु लसनाम दंता। ठीक है, तो त वर्ग, ठीक है ना, त वर्ग जो होते हैं तो त थ द, ठीक है ना, त थ द, त भी होगा, क्या हो जाएगा? त भी होगा, द भी होगा, ल भी होगा। ठीक है ना? ये तीनों वर्ण कैसे हैं? ये तीनों वर्ण कैसे हैं? दंत हैं। या नहीं होगा, ये होता है तालव्य। ये कैसा होता है? इचू यशा नाम तालु। ठीक है ना? और यह हमारा कैसा है? तालव्य है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है ना? या र ल व, या र ल व, तो ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ल अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, श क श ह को क्या कहते हैं? कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो अभी एक बार बताया था हमने कि इसको क्या कहते हैं? संघर्षी भी बोलते हैं। संघर्षी, ऊष्म, ठीक है ना, संघर्षी, ऊष्म, गर्म व्यंजन। ठीक है ना? ये सभी किसको कहते हैं? च, क, च और ह। ये संघर्षी भी कहे जाते हैं, ऊष्म भी कहे जाते हैं और गर्म भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो ये श्रृंखला आपकी 125 क्वेश्चन की, 125 क्वेश्चन, 1 2 4 10 नहीं, तो 25 क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके 25-25 क्वेश्चन की 25 प्रश्नों के 5 सेट आपके सामने दिए गए। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करेंगे? भाग 1 से लेकर के भाग 5 तक का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके उसमें जिस प्रकार का जो भी आपको सुझाव सहयोग या जो भी समस्याएं आए उस पर कमेंट में जरूर बताएं, और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे आप और आपके साथी सभी लोग इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें, क्योंकि ये चैनल पूर्णतः निःशुल्क आपको प्रदान किया, जो भी कंटेंट आपको प्रदान किया था निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तथा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।